नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा राय। टॉकिंग पॉलिटी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम थॉमस हॉब्स की वीडियो सीरीज़ कवर कर रहे हैं। 4 पार्ट्स थॉमस हॉब्स वीडियो सीरीज़ के ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप पहले वो चारों पार्ट्स देख लें। पार्ट 1 में मैंने पूरा बैकग्राउंड बताया है थॉमस हॉब्स के ऊपर किन किन जो है इंसिडेंट्स का इफेक्ट पड़ा जो उनके दौर में हुआ, जिसने उनकी पूरी फिलॉसफी को, उनके थॉट को शेप किया। तो ये 5th पार्ट है जिसमें हम हॉब्स के साइंटिफिक मेथड को डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों को नोट्स की ज़रूरत है, जो चाहते हैं कि उन्हें पूरा नोट्स मिल जाए क्योंकि उन्हें उनके एग्जाम्स आने वाले हैं और मैं धीरे धीरे वीडियोस कवर कर रही हूं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने। नोट्स का, हॉब्स के नोट्स का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर के नोट्स ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं थॉमस हॉब्स के साइंटिफिक मेथड को समझना। तो देखिए, सबसे पहले ये एक अनोखी बात है, थॉमस हॉब्स जिस दौर में बिलोंग करते हैं, जिस दौर से बिलोंग करते हैं, वो उस वक्त लोग जो हैं, उस वक्त रेनेसा, पुनर्जागरण का दौर चल रहा था। रेनेसा जो है वो पूरे यूरोप में फैल चुका था। यानी कि लोग जो हैं, जो पहले लोग सोचते थे कि धर्म और चर्च ही सब कुछ है, वो अब साइंटिफिक अप्रोच अपना रहे थे, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ को देख रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। तो उस दौर में हॉब्स ने भी अपना साइंटिफिक मेथड दिया पॉलिटिक्स को समझने के लिए। आप समझिए कि पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स जो है, वो कोई हार्डकोर साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की तरह। लेकिन पॉलिटिक्स को भी समझाने के लिए उस दौर में थॉमस हॉब्स ने एक साइंटिफिक मेथड दिया। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है और इसे पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हॉब्स साइंटिफिक मेथड फॉर द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। देखो, हॉब्स वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस द साइंटिफिक मेथड फॉर द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। यानी कि पॉलिटिक्स की स्टडी के लिए, पॉलिटिक्स को समझने के लिए साइंटिफिक मेथड किसी ने दिया, तो वो पहले इंसान थे हॉब्स। थॉमस हॉब्स ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने साइंटिफिक मेथड को इंट्रोड्यूस किया पॉलिटिक्स को समझने के लिए, पॉलिटिक्स को समझाने के लिए। साइंटिफिक मेथड का क्यों यूज़ किया, तो मैंने आपको बताया, हॉब्स उस दौर में बिलोंग करते थे, उस दौर से बिलोंग करते थे जिस दौर में रेनेसा का दौर था, पुनर्जागरण, लोग साइंस की तरफ मूव कर रहे थे, वो एक साइंस का एज था। तो कोई भी थियोरी को लोग एक्सेप्ट नहीं करते जब तक वो साइंटिफिक इन नेचर नहीं होती। मतलब जब तक आप किसी थियोरी को समझाने के लिए उसके पीछे के साइंस को नहीं बताओगे, तब तक लोग उस पर बिलीव नहीं करते। इसीलिए उस दौर में उन्होंने साइंटिफिक मेथड दिया। अब देखो, हॉब्स ने रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड का यूज़ किया साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स के साइंस को समझाने के लिए थॉमस हॉब्स ने रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड का यूज़ किया। अब ये मेथड क्या है, तो रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड जो है ना, इस मेथड में क्या होता है कि आप किसी फेनोमेना को ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, और उसके बाद आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, सिंपलर और एलिमेंटल पार्ट्स में उसको डिवाइड करते जाते हो, और सबसे अंत में आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को समझते हो कि कारण और प्रभाव के बीच का संबंध समझने की कोशिश करते हो। इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब बस इतना ही है कि देखो, एग्जाम्पल से देकर मैं आपको समझाती हूँ कि मान लो आपको पॉलिटिक्स को समझना है, ठीक है, पॉलिटिक्स को आपको समझना है, तो जो है वो अपने आप में पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसको समझने के लिए अगर आप रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड का यूज़ करोगे तो आप क्या करोगे, आप उसको एलिमेंटल पार्ट्स में ब्रेक करोगे। अगर आपको पॉलिटिक्स को समझना है तो आप उन लोगों को समझो जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स। तो अगर आपको पॉलिटिक्स को समझना है, आप ह्यूमन बींग्स को समझो। ह्यूमन बींग्स को समझना है तो ह्यूमन ब्रेन को समझो, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है वही ह्यूमन बींग को रेगुलेट करता है। तो आप देख रहे हैं रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड कैसे काम करता है कि आप किसी फेनोमेना को ऑब्जर्व करो, यानी कि आपको पॉलिटिक्स को समझना है, पॉलिटिक्स वो फेनोमेना है, उसको सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक करते जाओ। यानी कि पॉलिटिक्स को समझना है तो ह्यूमन बीइंग को समझो, फिर ह्यूमन बीइंग को समझना है, ह्यूमन ब्रेन को समझो। तो ये सिंपल पार्ट में उसको ब्रेक करते जाओ, और उसके बाद जब आप ह्यूमन ब्रेन को समझ लोगे ना, तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। वहाँ से आप एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाओगे कि कारण क्या है और उस कारण से क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये बहुत डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है रिजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड, इस मेथड का बस यूज़ किया था हॉब्स ने अपने साइंटिफिक मेथड को समझाने के लिए, ठीक है। तो जो ये रिजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड है, इसका बस आप सिंपल सा यही मतलब समझो कि जो भी फेनोमेना आप समझना चाहते हो उसको आप सिंपलर पार्ट में ब्रेक करते जाओ, और तो क्या होगा कि आप सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में जब उसको ब्रेक कर लोगे तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। ये आगे और भी अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे। हॉब्स जो हैं वो इसी
रिजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड को यूज़ करते हैं अपने फेनोमेना को, अपने पॉलिटिक्स को समझाने के लिए। इसी वजह से थॉमस हॉब्स कहते हैं कि अगर आपको पॉलिटिक्स को समझना है तो आपको ह्यूमन नेचर को समझना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में कौन इन्वॉल्व होता है? ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आपको जो है पॉलिटिक्स को समझना है तो आपको ह्यूमन नेचर को समझना पड़ेगा। तो हॉब्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं हॉब्स मेथड फॉर द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिक्स को समझने के लिए हॉब्स ने कौन सा मेथड यूज़ किया, क्या मेथड यूज़ किए, क्या मेथड्स उन्होंने अपनाए। तो जो भी मेथड उन्होंने अपनाया उसमें उन्होंने रिजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड का इस्तेमाल किया है। इसकी शुरुआत से ही हम इस बात को समझ सकते हैं कि हॉब्स कहते हैं कि अगर आपको पॉलिटिक्स को समझना है तो हमें ह्यूमन बींग्स को, ह्यूमन नेचर को समझना पड़ेगा। अब देखो हॉब्स जो है वो हॉब्स वाज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय गैलीलियोस थियरी ऑफ मोशन। गैलीलियो के थियरी ऑफ मोशन से थॉमस हॉब्स बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। हमने पार्ट 1 में ही डिस्कस किया कि हॉब्स जो है, थॉमस हॉब्स जो है वो विलियम कैवेंडिश उनके शिष्य थे। थॉमस हॉब्स के शिष्य थे विलियम कैवेंडिश, और अपने शिष्य विलियम कैवेंडिश के साथ थॉमस हॉब्स जो है वो 1610 में यूरोपियन टूर पे गए थे, और उसी टूर के दौरान, यूरोप के टूर पे गए थे, और उसी टूर के दौरान वो गैलीलियो और भी लीडिंग साइंटिफिक और लिटरेरी फिगर्स से मिल पाए थे, और उसी वक्त वो गैलीलियो के विचार से, उनकी थियरीज से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे, और तब उन्होंने डिसाइड किया था कि जो गैलीलियो ने साइंस के लिए किया है वही मैं पॉलिटिक्स के लिए कर सकता हूँ, अपनी थियरी को भी मैं साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो यहीं पे थॉमस हॉब्स जो है वो गैलीलियो के थियरी ऑफ मोशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। अब देखो गैलीलियो गेव द प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स विच एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि गैलीलियो ने मैकेनिक्स के प्रिंसिपल दिए। मैकेनिक्स का प्रिंसिपल क्या था? वो हर तरह के मोशन को एक्सप्लेन करता था। अब हॉब्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए, इम्प्रेस हो गए गैलीलियो के मैकेनिक्स के मॉडल से, और दैट्स वाई ही पोस्टुलेटेड दैट ह्यूमन नेचर कुड ऑल्सो बी एक्सप्लेन मैकेनिस्टिकली। यानी कि देखो जो गैलीलियो है ना, उन्होंने मोशन को एक्सप्लेन किया, मोशन के हर तरह के मोशन को एक्सप्लेन किया मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को देकर के। तो थॉमस हॉब्स ने सोचा कि मैं भी ह्यूमन नेचर को एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैकेनिस्टिकली, मैं भी इस मैकेनिक्स का यूज़ करके ह्यूमन नेचर को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्यों ह्यूमन नेचर को एक्सप्लेन करना चाहते थे? पॉलिटिक्स को समझाने के लिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में कौन इन्वॉल्व होता है? ह्यूमन बीइंग। तो अब देखो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को एंड तक देखिए एंड आई प्रॉमिस कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखो थॉमस हॉब्स जो है वो इंस्पायर हुए थे गैलीलियो के थियरी ऑफ मोशन से, तो थोड़ा बहुत गैलीलियो के थियरी ऑफ मोशन को भी समझना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि गैलीलियो का कंसेप्ट ऑफ मैकेनिक्स जो है वो क्या है। देखो गैलीलियो कहते हैं यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि ये पूरा जो यूनिवर्स है ना वो मैटर से मिलके बना है। मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, कोई भी चीज़ जो थोड़ा बहुत भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसके अंदर मास है, वो मैटर है। ठीक है, तो यूनिवर्स जो है ना वो मैटर से मिलकर बना है, और मैटर किस चीज़ से मिलकर बना है? पार्टिकल से। देखो यहाँ पे रिजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड यूज हो रहा है। मैटर किस चीज़ से मिलकर बना है? यूनिवर्स मिलकर बना है मैटर से, और मैटर मिलकर बना है पार्टिकल से, और पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। क्यों मूव करते हैं? क्योंकि मोशन इज नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स। हर तरह के ऑब्जेक्ट्स का ये नेचुरल टेंडेंसी होता है कि वो मूव करेंगे, उनका नेचर होता है, बाय नेचर उनका मतलब उनके अंदर का ये नेचर ही होता है कि वो मूव करेंगे। ठीक है, एंड एन एक्सटर्नल फोर्स वुड बी नेसेसरी टू कंट्रोल देयर मूवमेंट, और उनके मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। जैसे आप ह्यूमन बींग्स हैं, आपका नेचर है कि आपको भूख लगती है और आप खाना खाते हैं, ठीक इसी तरह से पार्टिकल्स का भी ये नेचर है कि वो मूव करते रहते हैं। तो गैलीलियो ने अपने मैकेनिक्स के कंसेप्ट में यही समझाया है कि यूनिवर्स जो है वो मैटर से मिलकर बना है। मैटर जो है वो, आप ये डायग्राम देखो, ये बाहर का जो सर्कल है ना, ब्लैक सर्कल, ये है यूनिवर्स, और जो ये क्लाउड जैसे मैंने बनाया है वो है मैटर। तो यूनिवर्स जो है ना वो मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसके अंदर मास है वो मैटर है। तो बाहर वाला सर्कल है यूनिवर्स। यूनिवर्स किससे मिलकर बना है? मैटर से। ये मैटर वाले क्लाउड से मिलकर के यूनिवर्स बना है, और ये मैटर किस चीज़ से मिलकर बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से। आप देखो ये पिंक कलर के
छोटे छोटे मैंने पार्टिकल्स बना रखे हैं और वो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट मैकेनिक्स में गैलीलियो का यही कंसेप्ट था कि यूनिवर्स जो है वो मैटर से मिलकर बना है, मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना है और पार्टिकल हमेशा मूव करते रहते हैं क्योंकि ये उनका नेचुरल टेंडेंसी है कि वो मूव करते रहेंगे। अब वो मूव कर रहे हैं तो उन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है जो उनके मूवमेंट को कंट्रोल कर सके। तो ये था मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट गैलीलियो का। अब हमने ये क्यों समझा, हॉब्स के साइंटिफिक मेथड को समझने के लिए। अब देखिए कि हॉब्स इस मेथड का कैसे यूज़ करते हैं अपने मेथड को समझाने के लिए। देखो, एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिक्स टू एक्सप्लेन ह्यूमन नेचर बाय हॉब्स, यानी कि कैसे उन्होंने गैलीलियो के मैकेनिक्स को यूज़ किया और अप्लाई किया ह्यूमन नेचर को समझाने के लिए, क्योंकि वो पॉलिटिक्स को समझाना चाहते थे, इसीलिए वो ह्यूमन नेचर को समझाते हैं और उसके लिए वो यूज़ करते हैं गैलीलियो के मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। आप इसमें देखेंगे कि वो कैसे रिजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड को अप्लाई करेंगे, मतलब चीज़ों को ब्रेक करते जाएंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करते जाएंगे। देखो, अब थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं। थॉमस हॉब्स भी गैलीलियो से इंस्पायर होकर के कहते हैं, गैलीलियो के मैकेनिक्स के मॉडल से इंस्पायर होकर कहते हैं कि ऑल ह्यूमन एक्शंस आर शेप्ड बाय ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बीइंग जो भी काम करता है ना, आप जो भी एक्शंस लेते हो, आप खड़े हो रहे हो, बैठ रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, जो भी आपके एक्शंस हैं वो आपके बिहेवियर को शेप करते हैं, ठीक है। ऑल ह्यूमन एक्शंस आर शेप्ड बाय ह्यूमन बिहेवियर एंड क्यों, देखो आपका बिहेवियर जैसा होगा आप वैसे ही एक्शंस करोगे ना, जैसा आपका बिहेवियर होगा आप उसी तरह के बर्ताव करोगे, उसी तरह के एक्शंस करोगे। इसीलिए थॉमस हॉब्स कहते हैं कि जो भी ह्यूमन एक्शंस हैं वो उसको कौन शेप कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर, ठीक है। तो आपका जैसा बिहेवियर होगा आप वैसा ही एक्शन करोगे। और ह्यूमन बिहेवियर को कौन कंट्रोल करता है, ह्यूमन ब्रेन। तो देखो ये भी वहाँ पे यही मेथड यूज़ कर रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। देखो बाहर का ब्लैक सर्कल क्या है, ह्यूमन बिहेवियर, और ह्यूमन बिहेवियर जो है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, अंदर वाला क्लाउड यानी कि ह्यूमन ब्रेन, और उसके अंदर ह्यूमन ब्रेन को कौन कंट्रोल कर रहा है, पार्टिकल्स। ह्यूमन ब्रेन के अंदर पार्टिकल्स होते हैं ना, किसी भी चीज़ के अंदर किसी भी चीज़ का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसका पार्टिकल होता है। तो ठीक इसी तरह से जो भी आप एक्शन कर रहे हो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ह्यूमन बिहेवियर, और ह्यूमन बिहेवियर को कौन कंट्रोल कर रहा है, ह्यूमन ब्रेन, और ह्यूमन ब्रेन को कौन कंट्रोल कर रहा है, ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो थॉमस हॉब्स कहते हैं कि आप जो भी एक्शंस ले रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका बिहेवियर, और आपके बिहेवियर को कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका ब्रेन। और जैसे लाइक ऑल अदर थिंग्स इन द यूनिवर्स में जैसे बाकी सारी चीज़ें हैं और उनके अंदर पार्टिकल्स हैं, ठीक उसी तरह से ब्रेन भी पार्टिकल्स से मिलकर के बना है। और पार्टिकल्स जो हैं वो हमेशा मोशन के स्टेट में होते हैं, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर जो है वो ह्यूमन ब्रेन से बना है, ह्यूमन ब्रेन जो है वो पार्टिकल्स से बना है, और पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, हमेशा मोशन में रहते हैं। अब देखो मोशन जो है वो हमेशा मोशन कंटिन्यूज सो लॉन्ग मैन इज अलाइव, मतलब जब तक इंसान जिंदा है, जब तक इंसान जीवित है तब तक मोशन होता रहता है। इन पार्टिकल्स का ब्रेन में मोशन होता रहता है, और जब हम सोते हैं तो ये मोशन जो है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, थोड़ा सा धीमा हो जाता है, लेकिन रुकता नहीं है। जब तक आप जिंदा है तब तक मोशन होता रहेगा। देखो दो तरह के मोशन होते हैं, एक इंक्लिनेशन और एक अवर्सन, यानी कि हमारे ब्रेन में जो पार्टिकल्स का मोशन हो रहा है ना वो दो तरह का होता है, इंक्लिनेशन या एवर्सन। इंक्लिनेशन क्या है, टुवर्ड्स थिंग्स विच गिव्स अस प्लेजर, यानी जो भी चीज़ें हमें प्लेजर देती हैं, खुशी देती हैं, उसके टुवर्ड्स इंक्लिनेशन वाला मूवमेंट होता है एक तो ब्रेन में। यानी कि मान लो अगर आपने कोई चीज़ देखा जिससे आपको खुशी होती है, तो आपके ब्रेन में जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होगा ना वो इंक्लिनेशन वाला होगा, यानी आप उस चीज़ से इंक्लाइन करने की कोशिश करोगे, उसको पाने की कोशिश करोगे। और जो दूसरे तरह के मोशन का क्या नाम है, अवर्जन, यानी कि जो चीज़ आपको पेन देती है, जो आपको नहीं पसंद है, जिससे आपको दुख होता है, उससे आप दूरी बनाकर रखना चाहोगे। तो ऐसा अगर कुछ होता है तो आपके ब्रेन के जो पार्टिकल्स हैं वो उससे दूर जाने की कोशिश करेंगे, एवर्जन वाला मोशन होगा, ठीक है, ऑपोजिट मोशन होगा, ठीक है। तो दो तरह के मोशन होते हैं ह्यूमन ब्रेन में, इंक्लिनेशन और एवर्जन, मतलब पार्टिकल्स दो तरह से मूव करते हैं। अगर कुछ आपने अपने पसंद का देख लिया जो आपको खुशी देता है तब तो इंक्लिनेशन वाला मोशन होगा, आप उसकी तरफ इंक्लाइंड होने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर कुछ आपको नहीं पसंद है तो एवर्जन होगा, यानी आप उससे दूर जाने की कोशिश करोगे, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर जो पार्टिकल्स का मोशन हो रहा है लगातार, जब तक आप जिंदा हैं तब तक पार्टिकल्स का मोशन हो रहा है, तो यहाँ पर भी एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है जो इस मोशन को कंट्रोल कर सके। और वो एक्सटर्नल फोर्स क्या है? स्टेट या गवर्नमेंट, जो कि लॉज बना करके आपको कंट्रोल करती है, ह्यूमन बींग्स को कंट्रोल करती है। क्योंकि ह्यूमन बींग्स के ब्रेन के पार्टिकल्स तो हमेशा मूव करते रहेंगे, जो भी चीज़ उनको खुशी देगी उसके टुवर्ड्स वो जाना चाहेंगे, इंक्लाइन करना चाहेंगे, और जो चीज़ उनको दुख, जिनसे उन्हें दुख होता है उससे दूर भागना चाहेंगे। तो कई बार इसका नुकसान भी होता है, और हर इंसान के ब्रेन में ये चीज़ होती रहेगी, तो वो हमेशा वही करेगा जो जिससे उसको खुशी होती है, भले ही वो सही हो या गलत हो। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी है, एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है जो उसको कंट्रोल करे, और वो एक्सटर्नल फोर्स क्या है? स्टेट। यानी कि थॉमस हॉब्स ने जो है वो गैलीलियो के मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को कैसे स्टैब्लिश किया? उसने कहा कि ह्यूमन बीइंग जो एक्शन कर रहा है, आप जो भी काम कर रहे हैं उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका बिहेवियर। और आपका बिहेवियर जो है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका ब्रेन। और आपके ब्रेन को कौन कंट्रोल कर रहा है? उसके अंदर के पार्टिकल्स। तो और जैसे बाकी चीज़ें मूव करती हैं वैसे ब्रेन के पार्टिकल्स भी मूव करते रहते हैं, और उसका दो तरह का मोशन होता है, एक इंक्लिनेशन और एक अवर्सन। अगर जो है आपकी किसी पसंद की चीज़ आपने देख ली तो आप उससे इंक्लाइंड करोगे, इंक्लाइंड होना चाहोगे, और आपके दिमाग में आपके जो पार्टिकल्स हैं उनका इंक्लिनेशन वाला मोशन होगा। और अगर आपको कुछ चीज़ प्लेजर नहीं देती है, पेन देती है, दुख होता है, तो उससे आप दूर भागना चाहोगे, और एवर्जन वाला मोशन होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हर इंसान के अंदर यही चीज़ होगा, और हर कोई वही करना चाहेगा जिससे उसे खुशी होती है, और चाहे वो सही हो या गलत। यानी कि ब्रेन के पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहेंगे उस डायरेक्शन में जिससे उसे खुशी होती है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी है, एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है, और वो एक्सटर्नल फोर्स कौन होगा? स्टेट या फिर गवर्नमेंट। इसीलिए थॉमस हॉब्स कहते हैं कि एब्सोल्यूट स्टेट स्टैब्लिश करने के लिए कहते हैं, यानी कि वो ऐसे एक राजा को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, एक ऐसे मोनार्क को, ऐसे किंग के पावर को स्टैब्लिश करना चाहते हैं जो इस चीज़ को पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। एब्सोल्यूट मोनार्की को वो सपोर्ट करते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है इस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, और वो फोर्स कौन होगा? स्टेट या फिर गवर्नमेंट। अब देखो हॉब्स जो है, पहला तो हमने समझ लिया कि हॉब्स का साइंटिफिक मेथड क्या है। हॉब्स साइंटिफिक मेथड किस लिए देते हैं? ह्यूमन पॉलिटिक्स को समझाने के लिए, और पॉलिटिक्स को समझने के लिए आपको ह्यूमन नेचर को समझना होगा, और ह्यूमन नेचर को समझाने के लिए उन्होंने रिजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड का यूज़ किया, और वो इंस्पायर हुए गैलीलियो के मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट से, और उन्होंने पूरे थियरी को एक्सप्लेन किया और बताया कि ये ह्यूमन बीइंग के अंदर जो मोशन हो रहा है ना उनके ब्रेन के पार्टिकल्स में, उन पार्टिकल्स का उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेट या गवर्नमेंट की ज़रूरत है। और फिर उन्होंने, अब देखो थॉमस हॉब्स जो हैं उन्होंने साइकोलॉजी को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी, ह्यूमन साइकोलॉजी को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी। हॉब्स ऑल्सो अप्लाइज कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। उन्होंने सजेस्ट किया कि ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए उनके साइकोलॉजी को समझना भी बहुत ज़रूरी है। और हॉब्स जो है वो ज्योमेट्री में भी बहुत बिलीव करते हैं। ही बिलीव दैट ज्योमेट्री इज ऑल्सो यूजफुल टू डेवलप साइंटिफिक थियरी। वो कहते हैं साइंटिफिक थियरी को डेवलप करने के लिए ज्योमेट्री भी जो है यूजफुल है। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री हमेशा लॉजिकली कंसिस्टेंट रहती है, मतलब वो फिक्स है, वो कभी बदलती नहीं है, यहाँ पे कुछ और वहाँ पे कुछ और, उसका लॉजिक हमेशा कंसिस्टेंट है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक है। ठीक है, तो थॉमस हॉब्स का जो ये साइंटिफिक मेथड जो हमने डिस्कस किया, तो थॉमस हॉब्स जो गैलीलियो से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, वो रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड का यूज़ करते हैं अपने साइंटिफिक मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए। वो साइकोलॉजी और ज्योमेट्री में भी बिलीव करते हैं। तो थॉमस हॉब्स ने ये मेथड्स दिए, ये उनके साइंटिफिक मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं वो पॉलिटिक्स को समझाने के लिए, और पॉलिटिक्स को समझाने के लिए ह्यूमन बींग्स को समझना ज़रूरी है। इसीलिए वो पूरे कॉन्सेप्ट में ह्यूमन बींग्स पे फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिक्स को समझाना चाहते हैं। तो ये था थॉमस हॉब्स का साइंटिफिक मेथड, जो ये उनके साइंटिफिक मेथड्स थे जिनका इस्तेमाल उन्होंने किया हमें पॉलिटिक्स को अच्छी तरह से समझाने के लिए, समझने के लिए। तो ये था थॉमस हॉब्स का साइंटिफिक मेथड विच ही यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हॉब्स का ह्यूमन नेचर पे क्या विचार था, हॉब्स ऑन ह्यूमन नेचर नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम स्टेट ऑफ नेचर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सॉवरेनिटी, लिबर्टी, लॉ और क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ हॉब्स को डिस्कस करेंगे। तो अभी और 7 पार्ट्स आने बाकी हैं। अगर आपको पहले ही पूरा पढ़ना है तो नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। और वीडियो यहां तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। शेयर जरूर करें वीडियो को, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें अगर आपको हेल्प मिली है तो। सो गुड बाय, एंड नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट मंडे अपलोड होगी। गुड डे।